उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सुन लो कि हमारे आदमी तुम्हारी मुसलसल निगरानी भी करते रहेंगे। इस बात को जहन में रखना कि अगर हमें ज़रा सा भी शक पड़ गया तो फिर तुम्हारी बूटियां कुत्ते नोचते फिरेंगे। कन्ना मार्क ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। उसके साथ ही उसके पीछे ही दरवाजे की तरफ उसके साथी भी मुड़ गए और याकूब कांडी के लबों में ज़ेली मुस्कुराहट फैल गई। वो तेज़ी से काउंटर पर खड़े नौजवान की तरफ मुड़ा। बालम, रेड लाइट्स ऑन कर देना, शायद माल बराह रास्त आ जाए तो निगरानी की जद में नहीं आना चाहिए, याकूब कांडी ने सख्त लहजे में कहा और फिर बालम के सर हिलाते ही वो अपने दफ्तर की तरफ मुड़ गया। इधर कन्ना मार्गन की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से कस्बा जैरम की तरफ बढ़ी जा रही थी। यह कस्बा दारुल हुकूमत के शुमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा था। बॉस, जिस आसानी से याकूब कांडी ने जवाबात दिए हैं, मुझे ये सारा मामला मशकूक लगता है। साथ वाली सीट पर बैठे हुए फ्रांक ने कन्ना मार्गन से मुखातिब होकर कहा। मशकूक लगता है? क्या मतलब? वजाहत से बात करो, कन्ना मार्गन ने चौंकते हुए कहा। जनाब, याकूब कांडी के मुतालिक मशहूर है कि वो लुमड़ी से भी ज़्यादा अय्यार आदमी है, इसलिए इसने जिस सीधे तरीके से सब कुछ बता दिया है, मुझे इस बात पर शक है, मेजर फ्रांक ने कहा। ऐसी बात नहीं, मेरा तारुफ उसे सीधा करने के लिए काफ़ी था, कन्ना मार्गन ने कहा और मेजर फ्रांक होंठ खींच कर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कार कस्बा जैरम में दाखिल हुई और चंद ही लम्हों बाद वो चाय खाने के सामने रुक चुकी थी। टोनी, जाओ और सालिम को बुला लाओ, कन्ना मार्गन ने पीछे बैठे हुए टोनी से कहा। टोनी सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतरा और तेज कदम उठाता हुआ खाने की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके साथ एक दुबला पतला अरबी था। अरब का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो मुसब्बा खाने की तरफ जा रहा हो। तुम्हारा नाम सालिम बिन उतबा है, कन्ना मार्गन ने इस अरब के करीब आते ही करख्त लहजे में कहा। हाँ जनाब, मैं खादिम हूँ, सालिम बिन उतबा ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम याकूब कांडी के पास गए थे किसी पाकिशियाई की आमद का पता करने? कन्ना मार्गन ने करख्त लहजे में पूछा। पाकिशियाई का पता करने? नहीं जनाब, वे याकूब कांडी के पास 2 रोज़ हुए क्या ज़रूर था, लेकिन उसने खुद मुझे बुलवाया था। उसने कहा था कि मैं उसके लिए मुखबरी किया करूं। ठीक है, चलो कार में बैठो और मेरे सामने चलकर याकूब कांडी से बात करो। तुम इससे जो भी झूठा निकला उसकी मौत इबरतनाक होगी। चलो बैठो कार में, कन्ना मार्गन ने कहा और टोनी ने कार का दरवाज़ा खोलकर सालिम कार की पिछली नशिस्त पर धकेला और ख़ुद उसके साथ बैठ गया। कन्ना मार्गन ने कार आगे बढ़ा दी। बॉस, अगर आप हुक्म करें तो याकूब कांडी को भी हेडक्वार्टर बुलवा लिया जाए, वहाँ वो ज़्यादा आसानी से असल बात उगल देगा, मेजर फ्रांक ने कहा। हाँ ये ठीक है, कन्ना मार्गन ने कहा और मेजर फ्रांक ने जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर किसी को हिदायत देनी शुरू कर दी। वो हर सूरत में याकूब कांडी को लेकर हेडक्वार्टर पहुँच जाए। हेडक्वार्टर पहुँचने के बाद कन्ना मार्गन सालिम बिन उतबा को लेकर ज़ेरे रूम में पहुंच गया। ये कमरा ख़ास तौर पर पूछ-कुछ के लिए बनाया गया था। देखो सालिम, यहाँ से हमारी इजाज़त के बगैर तुम्हारी रूह भी बाहर नहीं जा सकती। हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारा ताल्लुक फ़लस्तीनी गुरेलों से है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें रेड आर्मी का सरकारी मुखबिर बनाकर ना सिर्फ छोड़ दूँ, बल्कि तुम्हारी हैसियत से भी बड़ा इनाम मिल सकता है। कन्ना मार्गन ने ज़ेरे रूम में पहुँचते ही इंतहाई करख्त लहजे में कहा। हजूर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी फ़लस्तीनी गुरेलों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अरब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसराइल का वफादार हूँ। अलबत्ता मैं मनशियात की स्मगलिंग के सिलसिले में मुखबरी ज़रूर करता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं, सालिम ने रो देने वाले लहजे में कहा। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। इसका मतलब है कि तुम बताना नहीं चाहते? ठीक है, याकूब कांडी आ जाए फिर तुमसे बात होगी। तुमने अपनी ज़िंदगी का मौका अपने हाथों खो दिया है, कन्ना मार्गन ने गुस्सेले लहजे में कहा। फिर तेज़ी से मुड़कर ज़ीरो रूम से बाहर की तरफ चला गया। ज़ीरो रूम में मौजूद एक्शन ग्रुप के मुसल्लह अफराद टोनी और रॉजर रहम आलू नज़रों से सालिम को देखने लगे, जिसका चेहरा पूरी तरह लटक गया था। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, बिल्कुल सच, सालिम ने टोनी से मुखातिब होकर कहा। अभी सच झूठ का पता चल जाएगा, टोनी ने शफाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सालिम खामोश हो गया। 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और इस बार याकूब कांडी अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ मेजर फ्रांक और कर्नल मार्गन थे। याकूब कांडी ने अंदर दाखिल होते ही बड़े माहिराना अंदाज में सालिम को आंख का मखसूस इशारा किया। फिर वो सालिम के साथ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेनियाजी और लापरवाही थी, जबकि सालिम के चेहरे पर अभी तक खौफ के साए मौजूद थे। कर्नल मार्गन बड़े इत्मीनान से एक तरफ रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। सालिम और याकूब कांडी दोनों कमरे के दरमियान में खड़े थे, जबकि टोनी और रॉजर, मेजर फ्रांक तीनों साइडों में खड़े हुए थे। याकूब कांडी, यही सालिम बिन उतबा है जिसके मुतालिक तुमने बताया था कि वो तुमसे पाकिशाई अफराद के बारे में पूछने के लिए आया था, कर्नल मॉर्गन ने करख्त लहजे में कहा। बिल्कुल जनाब, यही सालिम बिन उतबा है, याकूब कांडी ने जवाब दिया। लेकिन ये तो कह रहा है कि तुमने उसे खुद बुलवाया था, कर्नल मॉर्गन ने कहा।
کیوں سالم؟ کیا کہا ہے تم نے صاحب سے؟ جانتے ہو صاحب کون ہیں؟ اس وقت اسرائیل کے بادشاہ ہیں بادشاہ، ان کا سکہ چلتا ہے پورے اسرائیل پر۔ اور سنو، سچ سچ بتا دو، میں تمہاری طرف سے معافی کی درخواست کروں گا۔ یعقوب کانڈی نے مڑ کر سالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، سالم نے اٹکتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ میجر فرانک، اسے ڈرم میں لگاؤ، یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا، کرنل مارکے نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈرم کی سزا اسرائیل میں بے حد مشہور تھی۔ یہ ایسی سزا تھی کہ بڑے بڑے بہادر بھی چیپ بول جاتے تھے۔ ایک بڑے سے ڈرم میں آدمی کو لٹا دیا جاتا تھا اور پھر ڈرم کا ڈھکن بند کر کے اس پر چاروں طرف سے مسلسل ضربیں لگائی جاتی تھی۔ ان ضربوں کی وجہ سے اندر ایسی خوفناک آوازیں پیدا ہوتی تھی کہ انسان کے اعصاب چند ہی لمحوں میں جواب دے دیتے تھے۔ جناب، میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے ڈرم میں نہ ڈالو، میں بتاتا ہوں، میں واقعی یعقوب کے پاس پاکی شیعوں کا پتہ کرنے گیا تھا۔ میرے ساتھ 2 آدمی تھے، یہ دونوں مجھے چائے خانے میں ملے تھے۔ انہوں نے مجھے موٹی رقم دی تھی کہ میں کسی طرح پاکی شیعوں کی اسرائیل میں آمد کا کھوج لگا کر بتاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یعقوب کانڈی انتہائی باخبر آدمی ہے۔ اگر کوئی پاکی شیعہ زیر زمین مقاصد کے لیے اسرائیل میں داخل ہوں گے تو یعقوب کانڈی کو ضرور علم ہوگا۔ وہ حیفا سے آئے تھے، کہتے تھے کہ ہم حیفا کے طلحہ کے آدمی ہیں۔ سالم نے جواب دیا۔ یہ درست کہہ رہا ہے جناب، طلحہ شیطان کی طرح مشہور ہونے کے باوجود آج تک کسی کے سامنے نہیں آیا۔ میجر فرانک نے یعقوب کانڈی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم ان لوگوں کو دوبارہ دیکھو تو انہیں پہچان لوگے؟ کرنل مارکے نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل جناب، فوراً پہچان جاؤں گا، سالم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، یہ اچھا آدمی ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، یعقوب کانڈی نے سالم کی سفارش کرتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے میجر فرانک؟ کرنل مارکے نے میجر فرانک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کا حکم ہو جناب، میجر فرانک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو سالم، تم نے طلحہ کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر ان کے متعلق ہمیں اطلاع دینی ہے، اور یعقوب کانڈی، تمہیں جیسے ہی کسی پاکی شیعی کی اسرائیل میں آمد کا پتہ چلے تم نے فوراً ہمیں مطلع کرنا ہے۔ تم دونوں کو انعام بھی دیا جائے گا اور سرٹیفکیٹ بھی، کرنل مارکے نے کہا۔ ہمیشہ آپ کی خدمت گار رہیں گے جناب، ہمارا تو مرنا جینا اسرائیل سے ہے، یعقوب کانڈی اور سالم نے کہا۔ انہیں ہیڈ کوارٹر سے باہر بھجوا دو اور تم میرے دفتر آؤ، کرنل مارکے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے میجر فرانک سے کہا اور خود وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاکی رنگ کی 2 بڑی جیپیں جن کے ٹائر خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے بنائے گئے تھے دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ یہ دنیا کا مشہور صحرا سینیا تھا، ہر طرف دھوپ میں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی ریت اور ریت کے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ جیپوں میں اس وقت تک سیکرٹ سروس کے ارکان موجود تھے جنہوں نے ایکریمین میک اپ کر رکھا تھا۔ جیپوں پر ایسے ادارے کا نام درج تھا جو صحرا میں مکڑیوں کے انڈے اور بچے تلف کرنے کا کام کرتا تھا۔ یہ ادارہ ورلڈ بینک کے تحت تھا، لیکن اس کی تمام تر انتظامی ذمہ داری حکومت ایکریمیا کے سپرد تھی۔ پہلی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ عمران تھا۔ پچھلی سیٹوں پر چوہان، صدیقی اور نعمانی بیٹھے تھے۔ پچھلی جیپ کو تنویر چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ جولیا بیٹھی ہوئی تھی، اور پچھلی سیٹوں پر سفدر، کیپٹن شکیل اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران ٹیم کو لے کر پہلے خصوصی طیارے کے ذریعے النصر پہنچا تھا، پھر وہاں سے اس نے مخصوص آدمیوں کے ذریعے ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کرایہ پر لیا اور انہیں آدمیوں کے ذریعے 2 خصوصی جیپیں حاصل کر کے ان پر اس ادارے کا نام لکھوانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس ادارے سے متعلق جعلی کاغذات بھی تیار کرائے۔ اسے معلوم تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے متعلق اسرائیلیوں کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا اور ان کی خصوصی فورسز شکاری کتوں کی طرح اسرائیل کی سرحدوں پر پھیل کر ان کی بو سونگ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس بار اس نے اسرائیل پر داخل ہونے کا بالکل نیا ہی پروگرام مرتب کیا تھا۔ اسے چونکہ یہ علم تھا کہ اسرائیل نے صحرائے سینا میں جگہ جگہ خفیہ اطلاعی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان جیپوں کو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں لاد کر آدھے سے زیادہ صحرا کراس کر کے اس مقام پر اترا جہاں سے اس کے خیال کے مطابق اسرائیلی چوکیوں کو دور ہونا چاہیے۔ چونکہ جنگی مشقوں کے اکثر ہیلی کاپٹر صحرا میں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ سب ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ سورج اب پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس لیے صحرا کی ریت میں سے گرم ہوا کے بھپکے سے اٹھ رہے تھے، لیکن ایئر کنڈیشن جیپوں کا اندرونی ماحول بے حد خوشگوار تھا اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے بند شیشوں سے باہر صحرا کا نظارہ کر رہے تھے۔ ان جیپوں میں سفر کرتے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ٹائیگر عمران کی ہدایت کے مطابق جیپ چلا رہا تھا اور تنویر صرف عمران والی جیپ کے پیچھے چلا رہا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں قطب نما تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک نقشہ پھیلایا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ ٹائیگر کو راستے کے متعلق ہدایت دے رہا تھا۔
तकरीबन 2 घंटे मज़ीद सफ़र करने के बाद उनकी जीपें जैसे ही एक टीले के गिर्द घूमती हुई आगे बढ़ी, यकलक चंद सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी जीपों ने टीलों के पीछे से निकलकर उनके गिर्द घेरा डाल दिया। ये खुली जीपें थी और दूसरे लम्हे उनमें से मुसल्लह इसराइली फ़ौजी बाहर निकले और जीपों के गिर्द फैल गए। इमरान ने बटन दबाकर जीप के शीशे नीचे कर लिए और शीशे नीचे करते ही इंतहाई गर्म लू के थेपड़ों ने उनके चेहरे यकलक सुर्ख कर दिए। तुम सब लोग बाहर आ जाओ और सुनो, कोई गलत हरकत न करना, एक फ़ौजी ने इंतहाई उखड़े लहजे में कहा। क्यों, हम तो एक्रीमी हैं और आलमी इदारे से मुतल्लिक हैं। इमरान ने खालिस एक्रीमी लहजे में बात करते हुए कहा, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ वरना मैं फायरिंग का हुक्म दे दूंगा। फौजी दस्ते के इंचार्ज ने पहले से ज़्यादा करख्त लहजे में कहा और इमरान बुरा सा मुंह बनाता हुआ जीप से बाहर आ गया। इसके बाहर आते ही दोनों जीपों में मौजूद उसके साथी भी बाहर आ गए। मैं हुकूमत इसराइल से भरपूर एहतजाज करूंगा। तुम लोग, इमरान ने करख्त लहजे में कहा, ज़्यादा बातें मत करो, इधर जीपों में बैठो। इंचार्ज ने करख्त लहजे में कहा और फिर स्टीन गनों के मुहासरे में उन्हें सुर्ख जीपों में बिठा दिया गया और उसके बाद सुर्ख जीपों का ये काफिला तेज़ी से रेगिस्तान में दौड़ता गया। इमरान हैरान था कि आखिर उन्हें इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है। उसे कम से कम इस बात का यकीन था कि उसका राज फाश नहीं हो सकता। फिर आखिर बात क्या होगी। जीपों में स्टीन गनों से मुसल्लह फौजी बड़े चुकन्ने अंदाज में बैठे हुए थे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुजरिमों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हों। ये तुम लोग हमें कहाँ ले जा रहे हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इमरान ने इस बार कदरे करख्त लहजे में कहा। खामोश रहो, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। साथ बैठे हुए फौजी ने इससे भी ज़्यादा करख्त लहजे में कहा और इमरान सर हिलाकर खामोश हो गया। जीपें खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती रहीं और थोड़ी देर बाद जीपें इसराइली सरहदी चौकी के गेट पर पहुंच गई। फौजी दस्ते के इंचार्ज ने नीचे उतरकर चौकी के इंचार्ज से कुछ बातचीत की और सरहदी चौकी का गेट खोल दिया गया। दूसरे लम्हे जीपें गेट क्रॉस करती हुई इसराइली इलाके में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ भी इस तरह का रेगिस्तान था। इमरान ने इसराइली सरहद में दाखिल होते ही इत्मीनान का सांस लिया। उसके साथ जो होना था होता रहेगा। कम से कम वो जिंदा सलामत इसराइली सरहद में दाखिल हो चुके थे और उसे यकीन था कि उनकी जीपें भी इस काफिले के साथ हिलाई जा रही होंगी। कुछ फासला तय करने के बाद जीपें एक खाकी रंग के वसी इमारत के अहाते में दाखिल हुई। ये इमारत बैरक नुमा थी और पूरी इमारत के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें थीं ताकि रेत को अंदर आने से रोका जा सके। दीवारों के ऊपर खारदार तारों को इस अंदाज में नस्ब किया गया था कि ना ही कोई अंदर से बाहर जा सके और ना बाहर से कोई अंदर आ सके। इमारत का सदर दरवाज़ा फौलाद का बना हुआ था और वहाँ मुसल्लह फौजी पहरा दे रहे थे। गेट के अंदर की तरफ तेज़ रफ्तार जीपें खड़ी थी। एक साइड पर 2 जंगी हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। ये इसराइलियों का सरहदी फौजी हेडक्वार्टर था। बरामदे के साथ जीपों को रोककर इमरान और उसके साथियों को नीचे उतारा गया। नीचे उतरकर इमरान ने देखा कि उनकी जीपें भी अब गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। मुख्तलिफ बरामदों से गुजरकर उन्हें एक बड़े कमरे में लाया गया जहां लोहे की ऐसी कुर्सियां मौजूद थी जिनके पाए फर्श पे धंसे हुए थे। उन्हें इन कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा गया और कमरे में 10 के करीब मुसल्लह फौजी फैल गए। इमरान उसके तमाम साथी खामोश बैठे हुए थे। सूरत हाल इतनी गैर मुतवक्को थी कि उन्हें इसका कोई जवाब समझ में ना आ रहा था। अगर उनकी असलियत मालूम हो चुकी थी तो फिर इसराइली फौजी उन्हें ठिकाने लगाने में एक लम्हे की भी देर न करते। लेकिन वो ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि कुर्सियों पर इत्मीनान से बैठे थे। दूसरी तरफ ये बात भी जहन में आ रही थी कि अगर उनकी असलियत मालूम नहीं हुई तो फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। आपका ऑफिसर इंचार्ज कौन है? अचानक कमरे में एक लंबे कद के फौजी ऑफिसर ने दाखिल होते हुए करख्त लहजे में पूछा। मैं हूँ हेनरी ऑस्कर, इमरान ने खड़े होते हुए जवाब दिया। आप मेरे साथ आइए, कमांडर आपसे बात करना चाहते हैं। अपने और अपने साथियों के कागजात भी साथ ले लीजिए। फौजी ऑफिसर ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। मेरे पास हैं, इमरान ने मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा और इस ऑफिसर के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। एक बरामदे से गुजरकर वो एक और कमरे में दाखिल हुए। ये खासा बड़ा कमरा था जो इंतहाई बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज़ के पीछे एक लंबे कद और चौड़े चेहरे वाला आदमी बैठा था जो रैंक के मुताबिक कर्नल था। उसने पूरी वर्दी पहन रखी थी। सर, ये ग्रुप इंचार्ज हैं, हेनरी ऑस्कर, इमरान के साथ आने वाले ऑफिसर ने कर्नल से कहा। ओहो, खुशामदीद मिस्टर हेनरी। मेरा नाम कर्नल तैनक्रू है और मैं इस हेडक्वार्टर का इंचार्ज हूँ, तशरीफ़ रखिए, कर्नल ने मुस्कुराते हुए इमरान से कहा और इमरान मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अगर आपके नज़दीक मुझे मुजरिमों की तरह पकड़ कर लाने को खुशामदीद कहा जाता है तो फिर ना खुशामदीद क्या होता होगा।
इमरान ने इंतहाई तंजिया अंदाज में कहा, ओह वेरी सॉरी, आपको तकलीफ हुई। दरअसल सूरत हाल ये है कि हम सरकारी तौर पर यह हिदायत मिली हैं कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप इसराइल में दाखिल होने वाला है और हिदायत के मुताबिक ये लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं और हर रूप इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए हम बेहद मोहतात हैं और इसी वजह से आपको इस तरह यहाँ आना पड़ा, कर्नल ने कहा। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ ले आने की ज़रूरत थी। आपके आदमी हमारे कागजात चेक कर सकते थे, गाड़ियाँ चेक हो सकती थी। इमरान ने इस तरह खामोश लहजे में जवाब देते हुए कहा, सॉरी, मैंने बताया है कि हिदायत बेहद सख्त हैं, हमें मुकम्मल चेकिंग करनी होगी। आप अपने और अपने साथियों के कागजात मेजर रेमंड के हवाले कर दें। ये दारुल हुकूमत से राब्ता कायम करके आपके कागजात चेक करेंगे। अगर आपके कागजात दुरुस्त साबित हुए तो फिर आपको इज़्ज़त व एहतराम से वापस पहुंचा दिया जाएगा। कर्नल नैनक्रू ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, लेकिन कैसे चेक होगी? कागजात फ़ोन पर तो चेक होने से रहे। आप किसी आदमी को कागजात देकर हमारे हेडक्वार्टर भेजें। इमरान ने कहा, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। बहरहाल हम अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, आप कागजात दे दें, कर्नल ने कहा और इमरान ने जेब से कागजात निकाले और साथ खड़े हुए मेजर रेमंड के हवाले कर दिए। मेजर रेमंड, इनकी गाड़ियां चेक कर ली हैं? कर्नल ने पूछा। यस सर, वो ओके हैं, मेजर रेमंड ने जवाब दिया। ओके, जाकर कागजात चेक कराओ, टेलीवेज पर इनके कागजात ट्रांसमिट कर दो, कर्नल ने कहा और मेजर रेमंड सैल्यूट मारकर वापस मुड़ गया। टेलीवेव पर फिल्मों की ट्रांसमिट का सुनकर इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया था। चूंकि कागजात बहरहाल जाली थे, इसलिए जाहिर है कि हेडक्वार्टर से यही जवाब मिलना था कि कागजात जाली हैं। चनाचा इमरान के आसाब तन गए। उसने फौरी तौर पर एक्शन में आने का फैसला कर लिया। कर्नल, क्या आप एक मेहरबानी करेंगे? मेरे साथ चलकर मेरे साथियों को तसल्ली दे दें। वो बेहद घबराए हुए हैं। वो इंतहाई शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे शरीफ। ज़िंदगी में पहले कभी इनके साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। और उसके साथ ही एक मोहतरमा मार्गरेट भी हैं। वो तो खौफ और परेशानी से रोने के करीब पहुंच चुकी हैं। इमरान ने नरम लहजे में कहा, ओह अच्छा, ठीक है, मैं समझता हूँ। वेरी सॉरी, हमारा मकसद आपको परेशान कराना था। बस हिदायत ही कुछ ऐसी हैं। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ, सीधे साधे फौजी कर्नल ने बड़े शरीफाना अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। अब उसे ये तो मालूम ना था कि इसका वास्ता वाकई ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से बढ़ चुका है। बरामदे में से गुजरकर इमरान और कर्नल दोनों इस बड़े कमरे में दाखिल हुए जहाँ इमरान के साथ ही बैठे हुए थे। परेशानी वाकई ही उनके चेहरों पर आया थी। कर्नल, आप तो इस कदर मेहरबान हैं, लेकिन आपके ये फौजी तो यूं स्टेन गने उठाए खड़े हैं जैसे हम कोई बैनुल अक़वामी मुजरिम हो और वो किसी भी लम्हे हमें गोली मार देना चाहते हों। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो दरवाजे के करीब खड़े एक फौजी की तरफ बढ़ गया। देखिए, ज़रा इन साहब को देखिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पहले कि कर्नल या वो फौजी संभलता, इमरान ने एक झटके से स्टेन गन उसके हाथ से छीनी और दूसरे लम्हे कमरा स्टेन गन की रिट टिट और फौजियों की चीखों से गूंज उठा। एक ही घूमते हुए प्रस्त से कर्नल नैनक्रू समेत कमरे में मौजूद तमाम मुसल्ला फौजी फर्श पर गिर चुके थे। उठाओ इनकी स्टेन गनें, जल्दी, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही बिजली किसी तेज़ी से हरकत में उसके साथ ही आ गए और दूसरे लम्हे फौजियों की स्टेन गनें उनके हाथों में थी। इमरान स्टेन गनें उठाए तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ा और साथ ही उसकी पैरवी कर रहे थे। अभी वो बरामदे तक ना पहुंचे थे कि चार फौजी दौड़कर राहदारी में मुड़े। वो शायद फायरिंग की आवाज़ सुनकर आए थे। इमरान के स्टेन गन ने शोले उगले और वो चारों ही एक लम्हे में ढेर हो गए। इमरान और उसके साथ ही उनकी लाशों को फलांगते हुए बाहर आके पहुंच गए। अपनी जीपों की तरफ पोजीशन लेकर इमरान ने एक सतून को आड़ लेते हुए चीख कर कहा। उसके साथ तेज़ी से इधर उधर बिखर गए। जीपें उनके दाएं हाथ पर काफ़ी फासले पर मौजूद थी। उसी लम्हे जीपों की तरफ से कई फौजी दौड़कर इधर आने लगे। इमरान के साथियों ने फायर खोल दिया और फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर स्टेन गनों की बेतहाशा फायरिंग से गूंज उठा। वो सब फायरिंग करते हुए तेजी से जीपों की तरफ बढ़ रहे थे कि हेडक्वार्टर के दोनों अतराफ और दूसरी बैरकों से फौजी निकल कर उधर चलने लगे। अब इमरान और उसके साथियों ने एक दूसरे से पुश्तें मिलाई और फिर उसी अंदाज में दोनों अतराफ बेतहाशा फायरिंग करते हुए थोड़ी ही देर में अपनी जीपों तक पहुंच गए। अब फौजियों की तरफ से भी पोजीशन लेकर फायरिंग हो रही थी। सफदर, जीप से बम गन निकालो, जल्दी, इमरान ने चीख कर कहा और सफदर उछलकर एक जीप में घुस गया और चंद ही लम्हों बाद बम गन इमरान के हाथों में पहुंच चुकी थी। जल्दी जीपों में चढ़ो, जल्दी करो, इमरान ने दोबारा चीख कर कहा। उसके साथ ही इसने फायरिंग करने वाले फौजियों पर छोटे लेकिन ताकतवर बम फामा करने शुरू कर दिए और इन बमों ने तो कयामत बर्पा कर दी और चंद लम्हों में ही मैदान साफ हो गया।
इमरान उछलकर पिछली जीप में चढ़ा। उसके साथ ही दोनों जीपें हरकत में आकर दरवाजे की तरफ बढ़ीं। जीप के मुड़ते ही इमरान ने सुर्ख रंग की जीपों पर बम फायर किए और जीपों के पुर्जे हवा में बिखर गए। बम गन के साथ 25 बमों का मैगजीन था और अभी काफ़ी मैगजीन बाकी था। उसी लम्हे गेट पर से उनकी जीपों पर फायरिंग हुई और इमरान ने गेट पर मुसलसल बम बरसाने शुरू कर दिए। फौलादी दरवाज़ा और उसकी साइडों में मौजूद सतून बमों से उड़ाकर दूर जा गिरे और उनकी ओट में फायरिंग करने वालों की चीखें बमों के धमाकों में डूब गई। अब दोनों जीपें गेट तक पहुंच चुकी थी। इमरान वाली जीप टाइगर चला रहा था। जीप रोको, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। इमरान के जिस्म को झटका लगा लेकिन वो उछलकर नीचे उतरा और दूसरे लम्हे वो तकरीबन दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ गया जहां 2 जंगी हेलीकॉप्टर मौजूद थे। क्योंकि हेलीकॉप्टर खासे फासले पर खड़े थे इसलिए वो बम रेंज से दूर थे, लेकिन इमरान बेतहाशा भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब दोनों हेलीकॉप्टर रेंज के अंदर पहुंच चुके हैं, उसने फायर खोल दिया। खौफनाक धमाकों के साथ ही दोनों हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इमरान भागता हुआ वापस जीप में पहुंचा और फिर उसकी जीप तबाहशुदा गेट से बाहर आ गई जहां पहली जीप उनके इंतजार के लिए मौजूद थी। इमरान के इशारे पर टाइगर ने दूसरी जीप को पहली जीप से आगे किया और एक बार फिर दोनों जीपें रेगिस्तान में दौड़ने लगी, लेकिन अब वो इसराइल की हदूद के अंदर थे। हेडक्वार्टर चूंकि इंतजामी नौयत का था और इसका काम सिर्फ सरहदी चौकियों पर कंट्रोल करना था। यही वजह थी कि हेडक्वार्टर पर फौज की ज़्यादा नफरी ना थी और वो उसे तबाह करके आसानी से बाहर आने में कामयाब हो गए। लेकिन इमरान जानता था कि हेडक्वार्टर में मौजूद सारे फौजी हलाक ना हुए होंगे, इनमें लाजमन कुछ इधर उधर छुप गए होंगे और दूसरी बात यह कि हेडक्वार्टर की पूरी इमारत सही सालिम मौजूद थी। इमरान के पास वक्त ना था कि वो पूरी इमारत उड़ा सकता, इसलिए इस इमारत के टेली कम्युनिकेशन के जदीद आलात के जरिए हेडक्वार्टर में होने वाली कार्रवाई चंद लम्हों में पूरे इसराइल में घूम जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इसराइल की पूरी फौज इन पर चढ़ दौड़ती। यही वजह थी कि उसने टाइगर को जीप की रफ्तार इंतहाई हद तक तेज रखने के लिए कहा। इमरान साहब, अगर हम हेलीकॉप्टर ले उठते तो मेरे ख्याल में जल्दी ये सहरा पार कर जाते, टाइगर ने चंद लम्हों बाद कहा। अभी एयरफोर्स के जंगी जहाज फिजा में फैल जाएंगे और हेलीकॉप्टर बेचारा उनके सामने क्या हैसियत रखता है, और इन जीपों में हमारा इंतहाई अहम असलाह मौजूद है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। जीपों को पूरी रफ्तार से सहरा में दौड़ते हुए अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि आसमान पर चिंगाड़ें सुनाई देने लगी और इमरान ने सर बाहर निकाल कर ऊपर देखा तो दूसरे लम्हे उसने इंतहाई तेज रफ्तार जंगी जहाज़ों के एक स्क्वाड्रन को गुजरते देखा। वो खासी निजी परवास कर रहे थे। जल्दी करो, जीप टीले की आड़ में रोक दो, इमरान ने टाइगर से कहा और फिर खिड़की से सर निकालकर उसने पिछली जीप में बैठे तनवीर और कैप्टन शकील को भी चीख कर यही हिदायत दी और टाइगर ने इंतहाई फुर्ती से एक बड़े टीले की साइड में जीप रोक दी और दूसरी जीप भी रुक चुकी थी। नीचे उतरो और तेजी से रेत में छुप जाओ, लेकिन दूर दूर जाकर, इमरान ने जीप से नीचे उतरकर चीखते हुए कहा और सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान बिजली की सी तेजी से जीपों से उतरे और दौड़ते हुए कुछ दूर जाकर रेत के टीलों की ओट में लेट गए। इमरान उन्हें हिदायत देकर एक बार फिर जीप में घुसा और चंद लम्हों बाद जीप वो से बाहर आया तो उसने एक बड़ा सा मटियाले रंग का थैला कांधे पर लादा हुआ था। आसमान पर एक बार फिर जंगी जहाज़ों की चिंगारती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। इमरान बेतहाशा भागता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा। इमरान भागता हुआ साथियों के पास पहुंचा और फुर्तीले थैले समेत टीले की ऊँट में लेट गया और दूसरे लम्हे जैसे फिजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। ये और उसके खुद खौफनाक इतने धमाके थे कि उन्हें अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। जंगी जहाज़ों ने नीचे अंधाधुंध बम बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन ये बम जीपों से खासे फासले पर रेत में कितार की सूरत में गिरे और हर तरफ रेत के बादल ही बादल छा गए। जहाज़ों के पायलट शायद इंतकामी जज्बे के तहत ये बम्बारमेंट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो जीपों को चेक कर लेते तो फिर यकीनन बम जीपों पर ही पड़ते। लेकिन इमरान ने महसूस किया कि बम तकरीबन उस जगह पड़े थे जहां थोड़ी देर पहले उनकी जीपें मौजूद थी। उन्होंने उससे जाते हुए हरकत करती हुई जीपें देख ली थी और अब उनके साकित होने और टीलों की ओट में होने की वजह से हमें उन्हें नजर ना आई थी। उन्होंने अंदाजे से इस जगह बमबारी की थी। शायद जाते हुए उन्हें यह मालूम ना था कि हेडक्वार्टर पर हमला करने वाली जीपें कौन सी है। यकीनन हेडक्वार्टर से उन्हें उनका रंग बताया होगा, तभी वो वापस पलटे और उन्होंने यहाँ बम खोल दिए। लेकिन इसी तरह की अहम काना बमबारी से उल्टा उन्हें ही नुकसान हुआ कि रेत के बादलों की वजह से इमरान और उसके साथ साथ उनकी जीपें भी यकसर छुप गई। इस तरह वो हर लम्हा से जंगी जहाज़ों के पायलटों की नज़रों से ओझल हो गए और जंगी जहाज़ों ने एक राउंड और लगाया और एक बार फिर अंधाधुंध बमबारी की। लेकिन इस बार ये बमबारी पहली जगह से काफ़ी दूर हुई। इसके बाद जहाज़ों की चिंगारती हुई आवाज़ें काफ़ी दूर जाती हुई मालूम हो गई।
थोड़ी देर बाद जब रेत के बादल बैठ गए और फिजा साफ हुई तो इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके बाकी साथी भी उसकी तकलीद में उठे। रेत ने उन सब के हुलिये बिगाड़ दिए थे। चलो जल्दी से जीपों में बैठो, अब वो यकीनन हमारी लाशों की तलाश में हेलीकॉप्टर भेजेंगे या जीपें, और हमें इससे पहले कस्बा तागा पहुंचना है। इमरान ने चंद ही लम्हों बाद उनकी जीपें एक बार फिर हरकत में आ चुकी थी। इमरान की नज़रें विंड स्क्रीन से बार बार आसमान का जायजा ले रही थी और साथ साथ वो नक्शा देखकर और कुतुब नुमा की मदद से टाइगर को रास्ता भी बताता जा रहा था। लेकिन तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल सफ़र के बावजूद कोई हेलीकॉप्टर आसमान पर नजर न आया तो इमरान ने यही अंदाज़ा लगाया कि उनकी तलाश के लिए किसी और चौकी या हेडक्वार्टर से जीपें रवाना की गई होंगी। नक्शे के मुताबिक अब कस्बा तागा के करीब पहुंच चुके थे। एक सरहदी कस्बा था और पूरा कस्बा अरबों पर मुश्तमिल था, और वाकई ही एक टीले की ओट से जैसे ही वो निकले दूर से कस्बे की कच्ची इमारतें उन्हें नजर आने लगी। कस्बा कुछ ज़्यादा बड़ा ना था, वहाँ अलबत्ता खजूरों के दरख्तों का झुंड काफ़ी तादाद में था। पुराने ज़माने में ये नखलिस्तान होगा जिसने अब कस्बे की शक्ल अख्तियार कर ली थी। उनकी जीपें अभी कस्बे से खासी दूर थी कि एक टीले के पीछे से एक अरब नौजवान दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में सुर्ख रंग का छोटा सा झंडा था और वो झंडे को जोर जोर से लहरा रहा था। इमरान ने टाइगर को जीप रोकने को कहा और फिर जीप के रुकने पर वो तेजी से नीचे उतर आया। दूसरे लम्हे नौजवान इसके करीब पहुंच गया। नौजवान की तेज नजरें इमरान का जायजा ले रही थी। सहरा में प्यास बहुत लगती है दोस्त, इमरान ने मुस्कुराते हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा। हमारे पास पानी मौजूद है, नौजवान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, लेकिन लहजा अजनबी और सर था। पानी तो हमारे पास भी है, हमें तो आबे हयात की तलाश है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, आप सब बाखैरियत तो हैं, अभी बमबारी की आवाज़ें सुनाई दी थी। मेरा नाम याकूब है, नौजवान ने इस बार मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। हाँ, हम सब बाखैरियत है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें तलाश करने के लिए इसराइल की पूरी फ़ौज सहरा का एक एक सरा उलट पलट कर देखेगी। हमने उनका सरहदी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। सरहदी हेडक्वार्टर? इन दो जीपों से? याकूब के लहजे में बेपनाह हैरत थी। सिर्फ हैरत का इजहार ही करते रहोगे या प्रोग्राम के मुताबिक अमल दरामद भी होगा? इस बार इमरान ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। ओह हाँ, आइए जीपें इधर मगरिब की तरफ ले चलिए, याकूब ने जल्दी से कहा। मेरे साथ जीप में आ जाओ, इमरान ने कहा, और याकूब उछलकर जीप में सवार हो गया और फिर इसने टाइगर को रास्ता बताना शुरू कर दिया। जीपें अब कस्बे की साइड से होकर आगे बढ़ती गई। कस्बे से फासले पर से ही वो सहरा में आगे बढ़ते गए। काफ़ी दूर आने के बाद याकूब ने बाएं तरफ मुड़ने के लिए कहा और फिर एक टीले के पास जाकर उसने जीप रुकवाई और उछलकर नीचे उतरा और दौड़ता हुआ रेत के ऊंचे और बड़े टीले के पास पहुंच गया। उसने रेत में अपना हाथ घुसाया तो एक ज़ोरदार खटकी की आवाज़ सुनाई दी और टीले का एक हिस्सा किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर को उठ गया। नीचे जाता हुआ चौड़ा रास्ता साफ नजर आ रहा था। याकूब ने हाथ के इशारे से जीपों को अंदर ले आने के लिए कहा और खुद दौड़ता हुआ पहले अंदर दाखिल हो गया। दोनों जीपें इस रास्ते पर चलती हुई नीचे उतर गई। ये रास्ता खासी गहराई में जाकर फिर सीधा हो गया था। उसके दोनों अतराफ में मौजूद दीवारें और छत इंसानी हाथों की बनी हुई थी। कुछ दूर जाकर रास्ता बंद हो गया। अब सामने एक दरवाज़ा था। इमरान ने जीप रुकवाई और नीचे उतर गया। उसके साथी भी नीचे उतर आए। याकूब दौड़ता हुआ पीछे से उनकी तरफ आ रहा था। वो शायद इस रास्ते को बंद करने के लिए वहीं रुक गया था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक अधीर उम्र अरब बाहर आ गया। इसकी चमकती हुई आंखें इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थी, लेकिन इमरान और उसके साथी चूंकि एक्रीमियन मेकअप में थे इसलिए जाहिर है कि वो उन्हें पहचान ना सकता था। आपका नाम अगर जमाल है तो फिर मेरा नाम आइन से शुरू होता है, इमरान ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अधीर उम्र से कहा। आइन से? अच्छा तो इमरान हो, ठीक है, यही नाम बताया गया था। मेरा नाम जमाल है, खुश आमदीद, अधीर उमर ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर बड़े पुरजोश अंदाज में इमरान से मुसाफिया किया। तुम इमरान नहीं मोहतरम, अली इमरान, इमरान ने मुसाफिया करते हुए कदरे संजीदा लहजे में कहा और जमाल के हलक से कहका बेख्तियार निकल गया। ओह अच्छा, अली इमरान, ठीक है, जमाल ने हंसते हुए कहा। आइए मेरे साथ, आप लोग तो रेत के भूत बने हुए हैं। जमाल ने मुस्कुराते हुए इमरान और उसके साथियों के हुलियों की तरफ इशारा किया। भूतों ने अपने मस्कन पर ही आना था, चनाचा आ गए। इमरान ने तरकी बातरकी जवाब दिया और जमाल एक बार कहका मारकर हंस पड़ा और फिर जमाल की रहनुमाई में वो सब इस दरवाजे से गुजरकर इंदरूनी कमरे में दाखिल हो गए।
कर्नल मार्किन बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। GP5 का सरबराह कर्नल डेविड, मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह कर्नल कॉस्टर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इन सब के चेहरों से भी शदीद बेचैनी के आसार नुमाया थे। ये उनका मुश्तरका ऑपरेशन रूम था और जब से सदर मुमलिकत ने उन्हें इकट्ठा काम करने का हुक्म दिया था, वो तीनों रेड आर्मी के हेडक्वार्टर में ही मौजूद रहते थे। कर्नल डेविड ने पूरे इसराइल में फैली हुई GP5 को पूरी तरह अलर्ट कर दिया था। पूरे इसराइल में हर मशकूक आदमी की निगरानी की जा रही थी। GP5 के कारकुन शिकारी कुत्तों की तरह एक एक आदमी की बू सूंघते फिर रहे थे। इसराइल में मौजूद छोटे बड़े हर किस्म के होटल, बार, कहवा खाने और जुए खानों की निगरानी की जा रही थी। हवाई अड्डे, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और शाहराहों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के कारकुन पहरा दे रहे थे। रेड आर्मी की जिम्मा ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद की चेकिंग थी। इस तरह उन्होंने अपने तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इसराइल में दाखिले को हर लिहाज से रोकने की कोशिश कर रखी थी, क्योंकि ब्लैक सर्विस के सरबराह ने यह मुसद्दका खबर उन तक पहुंचा दी थी कि शाकिर सिरात ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया है। इस तरह ये बात अब हुकूमती सतह पर तय कर ली गई थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजिमन शाकिर सिरात के कहने पर पहले की तरह इसराइल में मुजरिमों के तौर पर दाखिल होगी, और जहां तक उनका अंदाज़ा था उसका टारगेट लाजिमन एटमी लेबॉर्ट्री और दिफाई स्टोर नंबर 1 होगा। वज़ीर आज़म आस्कर हस्पताल में बदस्तूर ज़ेर इलाज थे, जबकि सदर मुमलिकत का कई बार फ़ोन आ चुका था कि 2 हफ्तों के दौरान हर सूरत में फ़लस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप का खात्मा किया जाए और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसराइल में दाखिल होते ही ख़त्म कर दिया जाए। मेजर फ्रांक के ज़िम्मे फ़लस्तीनी गुरिल्ला ग्रुप की तलाश थी, लेकिन बावजूद शदीद कोशिशों के उनमें से किसी का अता पता मालूम ना हो सका था। अलबत्ता वो याकूब कांडी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसके पास ऐसी इतलात मौजूद थी कि याकूब कांडी दरे पर्दा फ़लस्तीनियों से मिला हुआ है, और अगर चाहता तो याकूब कांडी पर तशद्दुद करके भी असल बात उगलवा लेता, लेकिन उसने जज्बाती इक़दाम करने की बजाय अक्लमंदी का मुजाहरा किया और याकूब कांडी की सिर्फ निगरानी तक ही अपने आप को महदूद रखा, क्योंकि उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि अगर पाकिस्तानी इसराइल में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी सूरत में याकूब कांडी से ज़रूर रब्ता रखेंगे। इस वक्त इन तीनों की शदीद बेचैनी की वजह शुमाली सरहदी हेडक्वार्टर से आने वाले एक चौंका देने वाली इतला थी। ये कुछ एक्रीमियन जो कि सहरा में टिड्डी दल के खात्मे करने वाले इदारे से मुंसलिक नजर आते थे, 2 जीपों में सहराए सीना की तरफ से शुमाली सरहद के करीब पहुंचे तो हिदायत के मुताबिक उनकी मुकम्मल और तफसीली चेकिंग के लिए उन्हें सरहदी हेडक्वार्टर में लाया गया, लेकिन वो लोग अचानक हेडक्वार्टर को तबाह करके जीपों में निकल जाने में कामयाब हो गए। इस इतला के मिलते ही कर्नल कॉस्टर ने एयरफोर्स के करीबी अड्डे से जंगी जहाज़ों के स्क्वाडन को इन पर बमबारी करने का हुक्म दिया था। उन्हें वापसी इतला मिल चुकी थी कि 2 खाकी रंग की जीपें हरकत करती हुई देखी गई और उन पर बम बरसाए गए। ये इतला मिलते ही कर्नल कॉस्टर ने दूसरे सरहदी हेडक्वार्टर को उनकी लाशों की तलाश का हुक्म सादिर करवा दिया, और अब वो इन लाशों की दस्तयाबी की रिपोर्ट सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। इन तीनों का ये मुतफिका फैसला था कि एक्रीमियन के रूप में ये यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इरकान होंगे, क्योंकि एक्रीमियन कभी इस तरह चेकिंग का नाम सुनकर सरहदी हेडक्वार्टर को तबाह करके ना भागते। उन्हें ऐसी हरकत करने की ज़रूरत ही ना थी, और किसी फ़लस्तीनी ग्रुप को इस तरह अंदर दाखिल होने की ज़रूरत ना थी, क्योंकि इन लोगों ने अपने आने जाने के खसूसी रास्ते पहले ही मुतय्यन कर रखे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 8-10 आदमी आखिर इतने बड़े हेडक्वार्टर को कैसे तबाह करके निकल गए। इतला के मुताबिक 6 जीपें, 2 हेलीकॉप्टर और 20 के करीब फौजी हलाक हो गए। कर्नल मार्किन ने वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा, लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।